क्रिप्टो के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, ये इस समय पर एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद से जब नए साल की हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरना शुरू करेंगे तो उसमें क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन के बारे में बहुत सारे डिस्कशन अभी करना बाकी है। यहाँ मैं आपका दोस्त सीए अरुण गुप्ता, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और क्रिप्टो पर लगने वाले टैक्स के बारे में सारी चीजें बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका स्वागत करता हूं इस जॉइनस के इस चैनल पे, जिसमें हमारे कुछ कोर्सेज हैं इनकम टैक्स का, जीएसटी का, अकाउंट्स का। उन सभी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जितना अभी, जैसा कि आप और हम दोनों जने जानते हैं कि लास्ट ईयर बजट में जब 2022 में गवर्नमेंट ने बजट दिया तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाने की बात की। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था जब इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इनकम टैक्स की बात कर रही थी। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हल्की सी बेसिक चीजों के ऊपर बात करते हैं। टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, जिनके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। आइए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से, जब लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया तो 1 अप्रैल 2022 से जो ईयर शुरू हुआ उसके अंदर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स आया। क्रिप्टो के बारे में बजट में भी क्रिप्टो वर्ड यूज नहीं किया गया, वहां पर क्या कहा गया? वर्चुअल डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। और इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 47A में चेंज किया गया। सेक्शन 247A में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया। जी हाँ, एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन जो जनरेट होता है क्रिप्टोग्राफिक मींस से, क्रिप्टोग्राफिक मींस से जो भी टोकन, नंबर, इंफॉर्मेशन या कोड जनरेट होता हो उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी की बात नहीं कर रहे। हम इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी की बात नहीं कर रहे। जैसा कि आपने बहुत सारे गूगल पे, यदि आपने लोगों ने गूगल किया है तो क्रिप्टो करेंसी में आप बिटकॉइन देखते हैं, आप इथेरियम देखते हैं और उनके कॉइन्स भी देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये वर्चुअल है, कोई ये कॉइन नहीं है। आपसे कभी कोई कहता है, मैं किसी से पूछता हूं जिसके बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो जनरली लोगों का व्यूज आता है क्रिप्टो करेंसी मतलब एक तरीके का कॉइन है। भाई बिटकॉइन कॉइन नहीं है, ये वर्चुअल है, ये केवल और केवल डिजिटल फॉर्म में है। ये किसी भी प्रकार की हाथ में फिजिकल लेने वाली कोई करेंसी की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब होगा जो क्रिप्टोग्राफिक मींस से जनरेट की जाए। सेकंड, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। जी हाँ, फ्यूचर है ये कहा जाता है कि ये फ्यूचर है और फ्यूचर में इसी तरीके की चीजें एनएफटी, जहां तक आपको नॉलेज है, मुझे भी बस उतना ही पता है कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग का कोई प्राइस आपने एनएफटी की तरह से शो किया और उसके प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कोई उसको परचेज कर रहा है, कोई इसकी सेलिंग कर रहा है, ठीक है, वो एनएफटी जैसा कुछ है। तीसरी चीज जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन के अंदर डाली, अदर डिजिटल एसेट्स, अदर डिजिटल एसेट्स। इसका मतलब है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 47A के अकॉर्डिंग जो भी इन तीनों डेफिनेशन में कवर होता हो। आइए बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले जो चीज अलग से इंट्रोड्यूस की गई वो है सेक्शन 115BBH। 115BBH सेक्शन क्या कहती है? टैक्सेबल इवेंट क्या होगी? टैक्सेबल इवेंट क्या होगी? टैक्सेबल इवेंट होगी कोई भी डिजिटल एसेट यदि आप कन्वर्ट करते हैं रुपीज में या किसी और अदर करेंसी में, कोई भी डिजिटल एसेट यदि आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में या किसी दूसरी डिजिटल एसेट में, किसी अदर करेंसी में। सेकंड, वन टाइप ऑफ डिजिटल एसेट्स कन्वर्ट हो अदर टाइप ऑफ डिजिटल एसेट्स में, यानी कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो, यानी कि आपने बिटकॉइन लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया इथेरियम में या शिबा इनू में। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट कहते हैं पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज यूजिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पॉइंट है, मेरे संग आप बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे पॉइंट से सारी की सारी चीजें डिस्कशन करके आपको सॉल्व करा पाऊं।
जी हाँ, पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज यूजिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। मेरा एक साथी है जो हमेशा ये कहता है कि क्रिप्टो से टैक्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं क्रिप्टो खरीदूं, जब उनका रेट बढ़ जाए तो मैं उस क्रिप्टो से कोई परचेजिंग कर लूं, शर्ट ले लूं, पैंट ले लूं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज की डेट में रुपए की जगह पर बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही हैं। जी हाँ, बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही हैं, वो भी आपको उसके बदले में कोई चीज दे रही हैं। ध्यान देना, सेक्शन 115BBH में क्या बोला गया है, पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज यूजिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो भी आपको टैक्सेबल इवेंट मान ली जाएगी। इसका मतलब है यदि आपने ये गुड्स और सर्विसेज डिजिटल एसेट्स के बदले में खरीदी तो भी उनका कन्वर्जन किया हुआ मान लिया जाएगा और आपके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट इज 30% प्लस 4% का एजुकेशन सेस, 4% ऑफ 30%, यानी कि 31.2% का टैक्स है। वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। एक पहला एग्जांपल लेता हूं, यदि आपने कोई बिटकॉइन परचेज किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपने कोई बिटकॉइन परचेज किया और सेल कर दिया उसको 1.5 लाख रुपए में, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर 30% का टैक्स लगना ही लगना है, 30% टैक्स लगना ही लगना है, और कोई स्लैब नहीं, कोई एटीसी की डिडक्शंस नहीं, कोई टैक्स रेट अलग नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 15 नहीं, पूरा का पूरा 30% टैक्स उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा, प्लस सेस 4% का एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल नंबर 2 उठाता हूं, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, कुछ अलग अलग व्यूज मुझे जो है वो अलग अलग लोगों के, एक्सपर्ट लोगों के जो व्यूज मिले वो कुछ डिफरेंट मिले। आइए बात करता हूं। परचेज ऑफ बिटकॉइन, यदि 5 लाख रुपए का बिटकॉइन परचेज किया और सेल कर दिया 6 लाख रुपए में, मैंने 2 लाख रुपए का शिबा इनू परचेज किया और सेल कर दिया 1.5 लाख रुपए में, तो इस ट्रांजेक्शन में मेरे को प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, इस ट्रांजेक्शन में मुझे लॉस है 50,000 रुपए का, कुल मिलाकर मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। टैक्स लगेगा 30% का, किस पे? एक व्यू कहता है कि आप इसका लॉस इसके प्रॉफिट में से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसका लॉस इसके प्रॉफिट में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस 1 लाख रुपए का तो 30% आपको जमा करना पड़ेगा और इस 50,000 रुपए के लॉस का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक व्यू कहता है। दूसरा व्यू ये कहता है, ये भी कैलकुलेशन, आप ऐसा मत सोचिएगा, ये कैलकुलेशन मैंने इंडियन एक्सचेंज कॉइन DCX के एक लिटरेचर से उठाई है, जहां पर ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से ये 50,000 रुपए का लॉस कवर होगा और रिमेनिंग जो 50,000 बचेंगे उसका 30% 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा और एजुकेशन सेस भी लगेगा। चलिए और आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, देखिए क्रिप्टो करेंसी को आज की डेट में वर्किंग करने के लिए हमारे पास 2 एक्सचेंज हैं, एक इंडियन एक्सचेंज है, एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इंडियन एक्सचेंज है जैसे कॉइन DCX है, वजीरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है जैसे बिनेंस है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंडियन एक्सचेंज इस काम को आज की डेट में कर रहे हैं, यदि आपने किसी भी अपने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी आपने डिटेल अपना एक एक्सचेंज पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया और यदि वो एक्सचेंज इंडियन है, फॉर एग्जांपल वजीरेक्स की मैं बात करता हूं, यदि वो वजीरेक्स एक्सचेंज है, उस वजीरेक्स एक्सचेंज पे यदि एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, एक अमन जो कि एक इंडियन व्यक्ति है, अमाउंट पे करता है अपने बैंक अकाउंट में से इंडियन एक्सचेंज, सपोज वजीरेक्स पे 1 लाख रुपए में ट्रांसफर करता हूं, मैं 1 लाख रुपए वजीरेक्स के वॉलेट में ट्रांसफर करता हूं, परचेज सम बिटकॉइन ऑफ ₹1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदने के लिए, खरीदे नहीं है अभी मैंने खरीदे नहीं है, मेरा पॉइंट समझिएगा, मैंने खरीदे नहीं है। यदि मैं 1 लाख रुपए का कोई भी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में से निकाल के इंडियन एक्सचेंज में करता हूं तो यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी मनी को कन्वर्ट नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने 1 लाख रुपए किसी एक्सचेंज में जस्ट डिपॉजिट किए हैं। अब दूसरी बात आती है, अमन जो इंडियन हमने जिसका एग्जांपल ले रखा है, वो 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेज कर लेता है। ठीक है जी, अब उसने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेज कर लिए इंडियन एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, अब आगे फर्दर वो सेल करता है उसको 1.5 लाख रुपए के उसी इंडियन एक्सचेंज पे।
अभी हम इंडियन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को समझिएंगे आप और हम, लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि 1.5 लाख रुपए के अमन इंडियन एक्सचेंज के थ्रू अपने बिटकॉइन सेल कर देगा तो इंडियन एक्सचेंज उसका 1% टीडीएस काट लेगा। इंडियन एक्सचेंज 1% टीडीएस काट लेगा। क्यों काट लेगा? क्योंकि जब आप इंडियन एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, यदि आप वजीरेक्स पे या कॉइन डीसीएक्स जैसे इंडियन एक्सचेंज पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो एक्सचेंज आपकी और हमारी केवाईसी कराते हैं। आपकी फोटो ली जाती है, आपका पैन कार्ड लिया जाता है, आपका आधार कार्ड, कोई एक्सचेंज आपका वोटर कार्ड ले रहा है, कोई एक्सचेंज आपका डीएल ले रहा है, कोई आपका आधार कार्ड ले रहा है, तो उससे आपकी केवाईसी हो जाती है। यदि आपकी केवाईसी हो गई है तो निश्चित रूप से वो इंडियन एक्सचेंज 1% का टीडीएस आपका डिडक्ट कर लेगा। टीडीएस कटने में हमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती, क्योंकि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं टीडीएस एक तरीके का एडवांस टैक्स है। टीडीएस इज नॉट अ टैक्स, टीडीएस एक तरीके का एडवांस टैक्स है। मेरा यदि टीडीएस कट गया तो वो पैसा मेरा जमा हो गया, अब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरूंगा, यदि मेरा टैक्स बनता होगा तो कट गया होगा, उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। यदि मेरा इनकम टैक्स नहीं बनता होगा तो जो टीडीएस कट गया उसको मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं जिस समय पे मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होऊंगा। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं। अमन विल फाइल आईटीआर एंड शोज प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। कोई और अदर डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है, जब बजट लास्ट ईयर का 2022 का आया तो वहां गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दी कि जब आप कोई भी सेल प्रोसीड्स करेंगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की या क्रिप्टो करेंसी की या एनएफटी की, कोई भी आप सेल प्रोसीड्स करेंगे तो उसमें से हम किसी भी प्रकार की डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के खर्चे अलाउ नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि वो आपको जितने की कॉस्ट पड़ी थी उस कॉस्ट को आप ऑब्वियसली उसमें से घटा पाएंगे। ठीक है जी? यानी 1 लाख रुपए का बिटकॉइन यदि मैंने खरीदा, खरीदते समय यदि मेरी कुछ ब्रोकरेज गई है, मेरी ब्रोकरेज गई है, तो ऑब्वियसली वो मेरा एक्सपेंसेस है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से उसका बेनिफिट मेरे को मिल जाना चाहिए। जितने का मैंने खरीदा है उतने का पैसा मेरी सेल प्रोसीड्स में से घटाया जाएगा। जो प्रॉफिट मेरा बचा होगा उसी प्रॉफिट पर टैक्स लगने की बात की जा रही है। यहां तक बात समझ में आती है। इसके बाद कुछ ऐसे खर्चे जो मैं क्लेम करना चाहूं, जिसको डिपार्टमेंट बिल्कुल मना कर रहा है, जिसको सेक्शन बिल्कुल मना कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि जी क्रिप्टो करेंसी के उसमें डीलिंग में मुझे तो कंप्यूटर भी लगाना पड़ता है, मेरे तो इंटरनेट के खर्चे भी जाते हैं, या मुझे तो बिजली का भी खर्चा देना पड़ रहा है, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस उसमें से अलाउ नहीं है। ठीक है जी? तो अमन विल फाइल आईटीआर एंड शोज प्रॉफिट 50,000 रुपए का, कोई डिडक्शन नहीं है। 30% 15,000 रुपए प्लस एजुकेशन सेस, ये टैक्स उसके ऊपर बनेगा, क्योंकि उसकी इंडियन एक्सचेंज ने केवाईसी कर रखी है। ठीक है जी? चलिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं, हो सकता है आप ना भी जानते हो, क्योंकि ऐसा अभी जब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लास्ट ईयर में टैक्सेशन लगाया है तो ये सारी चीजें तो अभी हमारे सामने आएंगी धीरे धीरे करके। ठीक है? तो एक टर्म है P2P, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। यानी अमन यदि चाहता तो किसी और व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा करके भी उससे करेंसी परचेज कर सकता था। इंडियन एक्सचेंज की भी आवश्यकता नहीं थी। ध्यान से समझना जरा, अभी बहुत बड़ा लोचा आपके सामने में लाने वाला हूं, ध्यान से समझना। यदि इंडियन एक्सचेंज को आपने पैसा दिया है, इंडियन एक्सचेंज आपका टीडीएस काट लेगा, यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है जी? अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है आपने मिस्टर अंकुर, जो कि एक इंडियन व्यक्ति है, P2P, मे भी आप अंकुर को जानते हो, मे भी आप अंकुर को ना जानते हो। ठीक है? दोनों ही सिचुएशन में आपने इनको अमाउंट ट्रांसफर की और अब 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेज करने के लिए आप उससे करेंसी परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? आपने इसको 1 लाख रुपए दिए और आप उससे 1 लाख रुपए के बिटकॉइन मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए के बिटकॉइन मांग रहे हैं। ध्यान से समझना। सेकंड नंबर पॉइंट पे मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। मिस्टर अंकुर को यदि आपने किसी एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, बदले में आप उससे बिटकॉइन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस व्यक्ति का 1% टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है। 1% टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है। कैसे काटोगे आप? अब इस अमन को 10 नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 49B।
गूगल पे जाइए, 49B डाउनलोड कीजिए और अपना 10 नंबर अप्लाई कीजिए। 10 नंबर कैसे अप्लाई करते हैं? आप जो लोग हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं उन्हें भली भांति एक वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से मैं ये समझा चुका हूं कि 10 कैसे अप्लाई होता है और इसके चालान कैसे जमा होंगे। इसकी 26Q की TDS की रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी निश्चित रूप से। आप बोले नहीं जी मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ता, भाई सुन लो, समझ लो मेरी बात। 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल के प्रावधान हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर हो गई है। अभी आगे डिस्कस करेंगे। 7 मार्च 2023 का जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, मनी लॉन्ड्रिंग बन गई है। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी की सारी कैलकुलेशंस को शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखना, यदि टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है तो ऐसा ना हो कि आपने टीडीएस ना काटा हो और 1 लाख रुपए देकर बिटकॉइन खरीद लिए हो। आगे चलते हैं। चलिए, 2 तरीके के एक्सचेंज होते हैं हम जानते हैं, विद इंटरनेशनल एक्सचेंज। चलिए इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करता है। इंटरनेशनल एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज, है ना, जस्ट लाइक बिनेंस। आपने बिनेंस पर अपना अकाउंट बनाया, ठीक है जी, वहां तो केवाईसी नहीं होती, वहां तो पैन कार्ड नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमने तो बिनेंस पे अकाउंट बना रखा है। और बिनेंस में तो क्या होता है, जैसे हम अपने अकाउंट से पैसा भेजते हैं, बिनेंस पे एंट्री हो जाती है, वहां कुछ नहीं पता कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, क्योंकि वहां मेरा नाम नहीं गया हुआ, मेरा पैन नंबर नहीं है, मेरा आधार नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आपकी भी बात मान लेता हूं, थोड़ी सी आप मेरी भी मान लेना। अभी बताता हूं। विद इंटरनेशनल एक्सचेंज, यदि अमन जो एक इंडियन व्यक्ति है अमाउंट पे करता है अपने बैंक से किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज में बिटकॉइन परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि पैसा अभी वॉलेट में पड़ा हुआ है, पैसा अभी वॉलेट में पड़ा हुआ है। अब यहां से उसने बिटकॉइन परचेज कर लिए, हो गए, ओके, आपके वॉलेट में बिटकॉइन आ गए, या इथेरियम आ गया या शिबा इनू आ गया। आप बिटकॉइन पर मत जाइएगा, बहुत सारी करेंसीज हैं, बहुत सारे एक्सचेंज हैं, ठीक है। अब यह बात आती है, जब आप वो बिटकॉइन सेल करोगे इंटरनेशनल एक्सचेंज में, तो क्योंकि आपकी केवाईसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर नहीं होती, इंटरनेशनल एक्सचेंज को अब आपका टीडीएस काटना था, मगर कैसे काटे इंटरनेशनल एक्सचेंज आपका टीडीएस कैसे काटे? वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस टिल डेट, ठीक है जी। आज तक भी इंतजार कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट उस इंटरनेशनल एक्सचेंज पर टीडीएस कोई कैसे काटेगा, उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ बताए, ठीक है। अभी तक फिलहाल कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं है जो ये कह सकें कि इंटरनेशनल एक्सचेंज भी आपका टीडीएस काटेगा। भाई काटेगा कैसे जब मैंने पैन नंबर ना दे रखा? काटेगा कैसे, जमा कैसे करेगा, और वो टीडीएस में क्लेम कैसे करूंगा, ठीक है जी। अब अमन क्या करेगा? अमन अपनी आईटीआर फाइल करेगा, 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाएगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 30% का टैक्स उसे देना है। यहां पर भी गड़बड़ है क्या? इंटरनेशनल एक्सचेंज पर जब मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे, मेरा एक फ्रेंड है वो जो ये कहता है कि मैंने अभी जो 1 लाख रुपए बिनेंस में ट्रांसफर किए थे उससे मैंने बिटकॉइन परचेज कर लिया, फिर मैंने 1.5 लाख रुपए में वो बिटकॉइन सेल कर दिया, अब जो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे कोई कैसे पकड़ेगा? मुझे कोई कैसे पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? अबे तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा गया है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तुम्हें पकड़ने की जरूरत ही क्या है? तुम तो पकड़े पकड़ाए हो। पकड़े पकड़ाए हो, यानी यदि आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं, कोई सेल प्रोसीड्स आपके बैंक अकाउंट में आई है, तो भाई मेरे निश्चित रूप से जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल इसको बाय हार्ट आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि यदि आपके अकाउंट में से पैसे किसी एक्सचेंज में गए थे, किसी एक्सचेंज से आपके अकाउंट में पैसे आए थे, तो फंसे हुए तो आप और हम हैं, निश्चित रूप से आप और हम फंसे हुए हैं। अब यहां पर मेरी तो एडवाइस ये है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल एडवाइज कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए, आपको ये प्रॉफिट शो करना चाहिए और इस पर 30% का टैक्स जमा कर देना चाहिए। जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाते थे 1998 में, वो हमेशा कहते थे कि जब भी कभी कोई क्लाइंट आए और ये बोले यार मेरे पे इनकम टैक्स बहुत लग रहा है, तो उसको ये बताना कि इनकम टैक्स है, ये इनकम
टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम है तो टैक्स है, इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इनकम कमा रहे हो तो 30% टैक्स दे दो यार, इनकम कमा ली, अब एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल गया आपको पैसा कमाने का और आपने कमा भी लिया। इस बंदे ने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे, 1.5 लाख रुपए में बेच दिए, 50,000 रुपए कमा लिए, 15,000 गवर्नमेंट को दे दे, बाकी 35,000 रुपए रख ले, नंबर 1 के हैं भाई। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब फिर यहां पर भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी P2P है ना। अब यहां पर कितने मजे की चीज है, यहां पर भी एक इंडियन व्यक्ति अमाउंट ट्रांसफर करता है किसी अननोन व्यक्ति के अकाउंट में, मे बी जानता हो, मे बी कि वो ना जानता हो, अननोन, मुझे पता ही नहीं, मैंने तो पैसे एक्सचेंज के वॉलेट में डाले, वहां से पता नहीं किसका एड्रेस आया, किसका एड्रेस आया और वो पैसे मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और वहां से P2P पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर बेसिस पर मुझे कुछ बिटकॉइन हाथ में आ गए। भाई सुनो समझो, यदि किसी भी व्यक्ति से आप कोई भी बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहे हो और वो व्यक्ति आपको अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं कराता, तो निश्चित रूप से ये लायबिलिटी आपकी है कि आपको उसका टीडीएस काटना है। अभी आगे बात करते हैं टीडीएस की भी, आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, निश्चित रूप से आपको फंसना है। यदि मेरे ऊपर लायबिलिटी है तो फंसूंगा मैं, इसका मतलब है। और ध्यान रखना, इनकम टैक्स वाले लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बट टीडीएस वाले लोग इतने प्यारे नहीं होते, ठीक है। टीडीएस डिपार्टमेंट इतना प्यारा नहीं होता जितने इनकम टैक्स वाले बहुत प्यार से, बहुत अदब से बात करते हैं। टीडीएस वाले शायद इतने अदब से बात नहीं करते। रीजन क्योंकि आपके पास किसी दूसरे का पैसा है। इनकम टैक्स में आप अपनी इनकम पर टैक्स दे रहे हो, टीडीएस में आप किसी दूसरे व्यक्ति का टीडीएस काट के अपने पास रख रहे हो और फिर जमा नहीं कर रहे। चलिए इस केस में भी मेरा कहना यह है कि अमन को पैन नंबर लेना पड़ेगा, इस अननोन व्यक्ति का पैन नंबर लेना पड़ेगा। पैन नंबर ले, अमन अपना पैन नंबर अप्लाई करे, चालान भरे, 26Q की क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न भरे। अब वो भरेगा या नहीं भरेगा, कैसे भरेगा भाई समझो। बिनेंस के ऊपर आप जाएं, ऑर्डर, बिनेंस के ऊपर एक ऊपर कैप्शन दे रखा है ऑर्डर, ऑर्डर में जाएं, वहां पर दे रखा है मेरी P2P, एंटर मारिए, सारी डिटेल का प्रिंट आउट, सारी डिटेल का प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। तो इस गुमान में तो बिल्कुल ना रहें कि यार कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं भाई जो देख रहा है ना, जो देख रहा है ऊपर वाला, वो तो दिख ना रहा देख तो रहा है, ठीक है जी। चलिए तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, सबसे पहली चीज, क्रिप्टो का लॉस यदि आया तो कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर बिजनेस इनकम। यदि क्रिप्टो के अलावा आपका और भी अदर कोई बिजनेस है, कपड़े का, कन्फेक्शनरी है, शूज की दुकान है, ठीक है, कोई भी आपका अदर बिजनेस है, तो यदि क्रिप्टो में कोई लॉस आया तो वो अदर बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। यानी कि अदर बिजनेस की इनकम पर तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा और क्रिप्टो का लॉस बेकार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अदर बिजनेस का लॉस हुआ तो वो क्रिप्टो की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। यानी अदर बिजनेस का लॉस होगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यदि लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता तो अगले साल के लिए कैरी कर जाता है, लेकिन क्रिप्टो की पूरी इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्रिप्टो लॉसेज इन नेक्स्ट ईयर। क्रिप्टो से आने वाले लॉसेज अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। यानी यदि आपको लॉस आया तो वो इसी साल खत्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नो स्लैब, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U ऑन क्रिप्टो इनकम। यानी क्रिप्टो से पैसा कमाया तो 30% प्लस एजुकेशन सेस 31.2% तो देना ही देना है निश्चित रूप से। आप बोलें जी मेरी इसके अलावा और कोई इनकम है ही नहीं, आप बोले, लोग कहते हैं ना मेरी तो केवल क्रिप्टो से इनकम है और कोई इनकम है ही नहीं, तो मुझे 2.5 लाख रुपए की मिनिमम वाली स्लैब तो दे दो, मुझे 5% 10% कुछ बताओ। भाई नहीं है, स्पेशल रेट्स हैं, तो कोई स्लैब नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है 80C से 80U की। क्रिप्टो की इनकम पर 30% प्लस एजुकेशन सेस लगना ही लगना है निश्चित रूप से। इफ INR ट्रांसफर्ड इन एक्सचेंज वॉलेट बट नो ट्रांजैक्शन नो इश्यू, ये मैंने आपको पहले डिक्लेयर कर दिया। यदि एक्सचेंज में आपने कोई पैसा ट्रांसफर किया है तो उससे टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि अभी पैसा केवल मेरे वॉलेट में है, मैंने अभी कुछ परचेज नहीं किया है। टैक्स रेट इज स्पेशल टैक्स रेट है 30% का, लाइक कार्ड के गेम्स पे भी होता है, केबीसी पर भी लगता है, रेस हॉर्स पर भी लगता है, ऐसे ही क्रिप्टो पर भी लगा है 30%। केबीसी में भी जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति, केबीसी में भी आप देखते हैं कोई व्यक्ति 3,20,000 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 10 लाख कमा गया है ना, तो यदि वो कमा रहा है तो निश्चित रूप से उसको भी 30% काटने के बाद ही पैसा मिलता है।
तो भी उसका वो रिफंड नहीं होता, क्योंकि रेट ही 30% है, क्योंकि ये स्पेशल रेट के प्रोविजन है। सेम कंडीशन क्रिप्टो में भी है, यदि 30% टैक्स लग गया तो लगेगा ही, वो जाएगा ही। ठीक है, चलिए। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, पेई इज ए नॉन रेजिडेंट। हाँ, ये तो बात है। यदि मैं इंडियन हूं और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे जो कि फॉरेनर है, ठीक है, मेरा कोई कजिन है जो कहीं न्यूयॉर्क में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, मैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं, तो ऑब्वियसली मुझे उनका टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 194S जो कि क्रिप्टो के ऊपर 1% के टीडीएस का प्रावधान करती है, 194S के अकॉर्डिंग पेई इज ए नॉन रेजिडेंट है यदि, तो मुझे टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन नॉट अबव ₹10,000। यदि 10,000 रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन नहीं है, मतलब बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बातें नहीं करते, सिंपल सी बात है, 5-7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए की कोई ट्रांजेक्शन है तो देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ टीडीएस, फ्री। कंसिडरेशन नॉट अबव ₹50,000 इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होगा कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी कोई बिजनेस इनकम ना हो, या लास्ट ईयर में उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो, या प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से कम रही हो, उसको स्पेसिफाइड पर्सन कहा जाएगा। और स्पेसिफाइड पर्सन के केस में 50,000 रुपए तक के कंसिडरेशन पर टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। चलिए और स्पेशल पॉइंट्स पे बात करते हैं। टीडीएस रेट 1% है यदि बंदे के पास पैन नंबर है और वो आईटीआर फाइल करता है। यही टीडीएस का रेट 5% हो जाएगा यदि व्यक्ति के पास पैन तो है मगर उसने पिछले 2 साल से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। यही टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा यदि वो व्यक्ति पैन नंबर देने को मना कर दे। सबसे बड़ा लॉस है, अभी भी बता देता हूं, 20% का क्लॉज बिल्कुल यूजलेस है। यूजलेस कैसे? सपोज मैंने किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए और उससे मैं बिटकॉइन परचेज कर रहा हूं, अब मैं उससे पैन नंबर मांगता हूं, वो कहता है ना ना ना, पैन नंबर वैन नंबर के चक्कर में हम थोड़ी है भाई, पैन नंबर वैन नंबर ना कर दे तो मेरी लायबिलिटी है उसका टीडीएस काटने की। मैं 1 लाख रुपए पर 20%, 20,000 रुपए काट के 80,000 रुपए उसे दूंगा। लेकिन ध्यान से सोचना, मैंने तो टैन नंबर भी ले रखा है, मैंने तो चालान भी जमा कर दिया 20,000 रुपए का, मगर जब मैं 26Q में रिटर्न फाइल करूंगा तो बंदे का पैन नंबर तो अभी भी ना डला। इसका मतलब है उस 20,000 रुपए का बेनिफिट उसको भी नहीं मिलने वाला। इसका मतलब है भाई यूजलेस इसलिए बोल रहा हूं कि यदि 20% कट गया तो गवर्नमेंट के पास गया, बस गवर्नमेंट के पास गया, उसका बेनिफिट किसे मिला? मेरी तो लायबिलिटी खत्म हो गई, मैंने तो 20,000 रुपए जमा करा दिए, 80,000 उसे पकड़ा दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और पॉइंट, ए गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो अबव ₹50,000 वैल्यू, 50,000 वैल्यू से ऊपर का यदि आपने किसी को क्रिप्टो गिफ्ट कर दिया है ना, क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट होंगी, अरे यार कमाल है, जब 5 के 10 के ऐसे नोट करेंसी के गिफ्ट में जा सकते हैं, यदि डॉलर्स गिफ्ट में जा सकते हैं तो क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में क्यों नहीं जाएगी? कितना अच्छा होगा, आपने अपना जन्मदिन मनाया और आपको किसी ने 1.0025 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है अभी 2 दिन के अंदर अंदर तो 2.5 लाख रुपए बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, तो कोई बात नहीं ना, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। यदि गिफ्ट मिला 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का, वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? वैल्यू मार्केट प्राइस से डिसाइड होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी। यानी कि जिस दिन भी आपको क्रिप्टो आपके अकाउंट में आपके वॉलेट में ट्रांसफर होता है उसी दिन उसकी वैल्यू निकाल के देखिए कि वो गिफ्ट की वैल्यू कितनी बनती है। यदि 50,000 रुपए से ज्यादा की बनती है तो आपके हाथ में, वो रिसिपेंट के हाथ में टैक्सेबल कहलाएगा एट नॉर्मल स्लैब रेट। नॉर्मल स्लैब रेट मतलब मेरे भाई ने मेरे ब्रदर ने मेरे को कुछ बिटकॉइन ट्रांसफर करे एज ए गिफ्ट, जिनकी वैल्यू 70,000 बनती है। सपोज मेरा भाई है तो इसका मतलब है टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि मेरा सपोज कजिन है, कजिन तो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, या मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड तो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बिटकॉइन ट्रांसफर किए, 70,000 रुपए उसकी वैल्यू बनती है, तो वो मेरे हाथ में रिसिपेंट एज ए गिफ्ट माना जाएगा और वो टैक्सेबल भी होगा, मगर जुड़ेगा तो मेरी स्लैब में ही ना, मेरी स्लैब में तो जुड़ेगा। रीजन कि वो ट्रांसफर कहां हुआ? अभी तो आपने वर्चुअल एसेट्स की डेफिनेशन में पढ़ा कि जब तक एसेट्स ट्रांसफर नहीं होगी तो ट्रांसफर कहां हुए? वो तो बिटकॉइन उसके पास पड़े थे, मेरे पास आ गए, बिके कहां हैं अभी? ठीक है, तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एंड नॉर्मल स्लैब रेट बिकॉज़ दिस इज नॉट द ट्रांसफर। चलिए, इन केस ऑफ एयर ड्रॉप्स कौन सी, वो जो बारिश की बूंदें गिरती हैं? नहीं, आपके वॉलेट में, क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट में कुछ एयर ड्रॉप्स आती हैं। एयर ड्रॉप्स क्या होता है?
एयर ड्रॉप्स क्या होता है? देखो क्रिप्टो करेंसी में एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं उनको पता होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ टोकन, कुछ कॉइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई आपने ये लिया था, इसकी वजह से आपको इतने की एयर ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। अब ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ड्रॉप आपको मिली है, यदि आपने ये सेल की तो आपके लिए इसकी कॉस्ट क्या है? तो नील। तो इन केस ऑफ एयर ड्रॉप्स कॉस्ट इज नील, सो ऑल प्रोसीड्स आर टैक्सेबल, ऑल प्रोसीड्स आर टैक्सेबल। ठीक है जी। उस कंडीशन में चलिए, एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन डेटेड 7 मार्च 2023, 7 मार्च 2023 में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया, राष्ट्रीय राजपत्र पर, गैजेटेड ऑफ इंडिया के अंदर कई सारी चीजें उसके अंदर डिक्लेयर की गई। 7 मार्च 2023 का नोटिफिकेशन आया जिसमें नाउ क्रिप्टो एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन रिपोर्टिंग एंटिटी लाइक अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश जमा करते हैं तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता देता है कि देखो जी इसने ट्रांसफर करें, है ना। आप यदि 30 लाख रुपए से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स लेते हैं, कोई भी ऐसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक उनकी एआईआर जाती है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, उस एआईआर के माध्यम से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता देते हैं कि देखो जी इसने करा है, इसने करा है, ये इसने 35 लाख की प्रॉपर्टी ली है जी इस बार, ये देखो जी 12 लाख रुपए कैश जमा कर गया हमारे अकाउंट में, देखो जी इसने 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए, देखो जी इसने 1.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए। वो उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं, करेक्ट। अब उन जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को एआईआर भरनी है, गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में, 7 मार्च वाले इस नोटिफिकेशन में क्या किया, ये जो इंडियन एक्सचेंज हैं, उन इंडियन एक्सचेंज को उस रिपोर्टिंग अथॉरिटी में, उस रिपोर्टिंग एंटिटी में शामिल कर लिया। यानी अब 7 मार्च 2023 के बाद से अब वो इंडियन एक्सचेंज, वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, है ना, इस तरीके के कुछ जो इंडियन एक्सचेंज हैं, वो एक्सचेंज सारी वो फॉर्मेलिटीज करेंगे जो गवर्नमेंट कहती है, और वो ये बताएंगे, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, हाँ इसने बेचे जी अभी 1.5 करोड़ के बिटकॉइन, इसने बेचे जी अभी 50 लाख के इथेरियम, समझ रहे हैं। तो इसलिए कराए फॉर अलर्ट, फॉर रिपोर्ट, जो भी एसओपी, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका जो भी है, और पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, हवाला आपने और हमने सबने सुना होगा, हवाला में क्या होता है, बेसिकली हम इंडियन करेंसी को फंडिंग करते हैं, ठीक है, इंडियन करेंसी किसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां वो किसी आतंकवादी गतिविधियों में जा रही है, ठीक है, वो किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो है अपराध में जा रही है, तो उस अपराधों को, उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 7 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन में क्रिप्टो करेंसी पीएमएलए का पार्ट बन गई। ठीक है जी, क्रिप्टो करेंसी के जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो सारे के सारे पीएमएलए का पार्ट बन गई। अब क्या होगा, अब यदि आपके अकाउंट से बहुत अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पाई गई तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमारे ऊपर अपराध का केस भी चल सकता है। तो एक तरफ तो जहां टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है, यदि टीडीएस नहीं काटा तो 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल के प्रावधान लाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यदि बहुत मोटी सी ट्रांजैक्शन आपने घुमा ली तो इन पैसों से कहीं ना कहीं आपराधिक रूप में इसका यूज हो रहा होगा, ऐसा सरकार का मानना है। तो आपराधिक उसमें यूज हो रहा होगा, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाला एक्ट, ये वाला प्रोविजन लाया गया है। ठीक है जी। अब यदि एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है जो इंडियन एक्सचेंज के थ्रू काम करते हैं। ठीक है जी, क्यों? उनकी तो केवाईसी हुई भी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, डीएल है, वोटर्स कार्ड है, फोटो है, सब कुछ तो गया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ तो चला गया। मैंने अपने बैंक अकाउंट में से कुछ पैसा वजीरेक्स के वॉलेट में ट्रांसफर किया, वहां से कुछ परचेज किया, इथेरियम परचेज किया, शिबा इनू परचेज किया, कुछ है ना, बहुत सारी करेंसी परचेज की। जब रेट बढ़ गया मैंने बेच दी, वॉलेट में से पैसा निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो क्योंकि मेरी केवाईसी हुई भी थी तो सारे ट्रांजैक्शन पर टीडीएस कट गया, और जो प्रॉफिट मेरा आया उस प्रॉफिट को मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न में शो कर दिया, और 30% प्लस 4% एजुकेशन से 31.2% गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया। तो मेरे जैसे व्यक्ति तो फ्री है। ठीक है, वो वाले लोग जो P2P ट्रांजैक्शंस में उलझे हुए थे, वहां पे 1% टीडीएस की लायबिलिटी है, अदरवाइज वो भी नंबर 1 का काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
तीसरे नंबर पे आते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के संग काम कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज के संग काम कर रहे हैं और यदि आपके बैंक अकाउंट का यूज हुआ है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आप क्रिप्टो करेंसी के टैक्स से कैसे बच सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका बचा कि आप जब भी कभी कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कैश में कर रहे हो, आपके वॉलेट से कोई भी एंट्री बैंक में ट्रांसफर ना हो, आपके बैंक अकाउंट से किसी भी तरीके की कोई डील ना हुई हो। रही बात इसकी, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमेशा ये कहते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर 2 का है, ये मेरा अकाउंट नंबर 1 का है। भाई सुनो, यदि बैंक में खुला हुआ है ना तो नंबर 2 का तो कुछ होता ही नहीं, सारे अकाउंट नंबर 1 के हैं, सारे अकाउंट नंबर 1 के हैं, ठीक है जी। और नहीं है इसके बाद इसमें कुछ भी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके। तो जितने भी अकाउंट हैं सारे नंबर 1 के हैं। आपने अपने पेटीएम से, गूगल पे से या फोन पे से या किसी भी बैंक अकाउंट से एनईएफटी करी है, ट्रांसफर किया है, आरटीजीएस की है, आपने आईएमपीएस किया है, कुछ भी किसी भी तरह से, तो निश्चित रूप से वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट के थ्रू गई है। P2P गई हो, इंडियन एक्सचेंज में गई हो या फॉरेन एक्सचेंज में गई हो, उसका हिसाब किताब रखिए, एक्सेल पे एक शीट बनाइए और बताइए आपने कितने का खरीदा, कितने का बेचा। जो जितने का बेचा है उसमें से खरीदे वाली प्राइस को घटाओ, 31.2% का टैक्स जमा करो और अपने नेशंस की उन्नति में भागीदार बनो। टैक्स दो और देश की उन्नति में अपना भी नाम लिखवाओ, ठीक है जी। विद दीज वर्ड्स, दिस इज सीए अरुण गुप्ता फ्रॉम योर जॉइनस चैनल। अपने कोर्स के संग बने रहिएगा। अकाउंट्स, जीएसटी और इनकम टैक्स, टीडीएस की और सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, बाय बाय, थैंक यू।